गया है। घटना पौथू थाना क्षेत्र की है। अब इस घटना के बाद से किसी तरह घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पौथू थाना में मामला दर्ज कराया। आरोप गांव के ही 2 युवकों पर लगा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल जांच भी कराया है। लड़की के साथ 2 लड़का के द्वारा अभद्र व्यवहार करने के संबंध में दर्ज हुआ है। अब मेडिकल जांच कराई जा रही है। मेडिकल जांच के उपरांत ही देखते हैं क्या मामला और बयान के बाद गिरफ्तारी भी है। गिरफ्तारी के संबंध में अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम इधर चले आए हैं बयान के लिए। पूछताछ किया जा रहा है सभी को। मानव तस्करी का नेटवर्क अब सिर्फ लोगों को विदेश भेजने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उन्हें साइबर अपराध के दलदल में धकेलने का जरिया भी बनता नजर आ रहा है। गोपालगंज और छपरा में एनआईए की कार्रवाई ने ऐसे ही एक संदिग्ध नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट आप देखिए। एजेंट कर रहे व्यापार, कंबोडिया में करवा रहे साइबर फ्रॉड का कारोबार, लौटे युवक ने सुनाई आप बीती, अब एनआईए ने शुरू की अपनी नीति। अगर हम कहें कि मोटी कमाई और सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर बिहार के भोले भाले युवाओं को विदेशों में बेचा जा रहा है और वहां उन्हें बंदूक की नोक पर साइबर गुलाम बनाया जा रहा है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन ये 100% सही है और इस इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कमान संभाल ली है। दरअसल गोपालगंज और छपरा में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। मामला सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और कंबोडिया में चल रहे बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़ा है। पहली बड़ी कार्रवाई गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक मोहल्ले में हुई, जहां एनआईए की टीम तस्करों के सुराग तलाशने पहुंची। इस पूरे काले खेल की कहानी साल 2024 से शुरू होती है। आरोप है कि एजेंट प्रदीप सिंह ने बेतिया के रहने वाले सत्यनारायण नाम के एक युवक को अच्छी नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजा था, लेकिन उसे धोखे से कंबोडिया पहुंचा दिया गया। वहां पहुंचते ही उसे एक बंद कमरे में बंधक बना लिया गया और जबरन लोगों से ठगी करने यानी साइबर फ्रॉड के धंधे में धकेल दिया गया। मना करने पर प्रताड़ना और मौत का खौफ दिया जाने लगा। कंबोडिया अभी एक लड़का भेजे, वहाँ पे भेजे, वहाँ लड़का जाके फंस गया। वहाँ पे जाके वो लोग मतलब क्राइम वाला काम कराते थे, तो मैंने उन लोगों को पैसा भेज के लड़का को बुलवा भी लिया। किसी तरह मौत के मुंह से और इन साइबर अपराधियों के चंगुल से बचकर सत्यनारायण भारत लौटा और उसने सीधे एनआईए से इस बात की शिकायत की। सत्यनारायण की आपबीती सुनकर एजेंसी तुरंत हरकत में आई और मामले की जांच में जुट गई। वहीं एनआईए की दूसरी टीम ने छपरा के मशरक में धावा बोला। वहां निजाम अंसारी के घर छापेमारी की गई और उसके बेटे सदाकत अंसारी से घंटों पूछताछ हुई। एनआईए ने सदाकत का मोबाइल और लैपटॉप सील कर दिया। बताया जा रहा है कि सदाकत खुद पहले कंबोडिया में काम कर चुका है और उस पर भी मानव तस्करी के आरोप हैं। इन घटनाओं से ये साफ है कि नौकरी के नाम पर मासूमों को फंसाया जा रहा है। एजेंटों का ये जाल अब बिहार के गांवों तक फैल चुका है, जो चंद रुपयों के लिए युवाओं को कंबोडिया और म्यांमार जैसे देशों में नरक भोगने के लिए बेच रहे हैं। एनआईए की इस कार्रवाई के बाद अब उम्मीद है कि इस इंटरनेशनल सिंडिकेट के पीछे छिपे बड़े मगरमच्छ बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार, छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की गई, जहां दफन लाश को 3 दिन बाद निकाला गया। ये मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र के रामचंद्रा का है, जहां के रहने वाले मोहम्मद रिजवान की पत्नी नजराना खातून की 2 जुलाई को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नजराना के परिजनों का आरोप यह था कि पति रिजवान और उसके परिवार के लोगों ने नजराना के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि फिर इसको लेकर आपसी समझौता हुआ और शव को दफन कर दिया गया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद अब मृतका के परिजनों ने बेटी के पति और ससुराल पक्ष पर नजराना की हत्या का आरोप लगाया है।
जिसके बाद अब मजिस्ट्रेट की तैनाती में मृतक का शव कब्रिस्तान से निकाला गया और अब पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की सच्चाई सामने आ सकेगी। डेड बॉडी निकाला गया इसलिए कि जो है ना मैयत का जो है ना गला घाट के मार दिया गया है। उसका परिजन के उसका शहर और उसका माँ मिल के और समझौता के कुछ बात हुआ तो नहीं उसका बना तो डेड बॉडी उखाड़ के वो पोस्टमार्टम के लिए गया है। पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा भी होते रहता था। तो 3 तारीख की बात 2 तारीख की बात है। 2 तारीख को ये जो पीर मोहम्मद है उसका लड़का जो है वो अपने बहन से यहाँ मिलने के लिए आया था, मिल उल करके उसके बाद फिर यहाँ से 7 बजे वापस चला गया। तो फिर 10 बजे बताते हैं कि हमको कॉल आया कि उनके पत्नी माने कि पीर मोहम्मद के बेटी का तबीयत जो है खराब है। तो उस पर से तीनों भाई यहाँ पर देखने के लिए आए। जब यहाँ आकर के देखे तो देखे कि उनकी बहन मर चुकी है। उसके बाद अपने परिजन को फ़ोन किए तो परिजन भी वहाँ से आ गए थे। इसकी तो सूचना आकर के पुलिस भी आ गई थी, इंक्वेस्ट भी तैयार कर लिया गया था। इसी बीच देखिए भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर कैंसर पीड़िता से 5,60,000 रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई अब तेज कर दी है। आईजी के निर्देश पर आरोपी मनोज वर्मा के सरकारी आवास पर छापेमारी की गई। पुलिस को हथियार से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जबकि आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। वहीं एसएसपी प्रमोद कुमार ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। तो भागलपुर से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मनोज वर्मा नाम का एक व्यक्ति है। हालांकि पता किए हम लोगों को तो पता चला है कि शायद कोई निचले पोस्ट पे हुआ है और वो कुछ ठगी का आरोप उस पर लगा है और कोई कांड भी दर्ज हुआ था शायद बांका में। तो उसको लेकर रात्रि में उनके घर पे छापामारी भी की गई थी गिरफ्तारी के लिए। तो वो घर से फरार पाए गए हैं और हमारी पुलिस टीम उस पर कार्रवाई कर रही है। अविलंब उन पर जो भी आगे विधिक कार्रवाई होगी सुनिश्चित की जाएगी। अगर आपके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से फोन आए और सामने वाला खुद को एटीएस या फिर सीबीआई या फिर ईडी या पुलिस या किसी भी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर गिरफ्तारी या किसी केस में फंसाने की धमकी दे तो सावधान हो जाना है, क्योंकि ये ठग हो सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला निवासी रिटायर्ड आयुष डॉक्टर एवं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गयासुद्दीन साइबर ठगों के ऐसे जाल में फंसे कि 13 दिनों तक मानसिक दबाव में रहे। ठगों ने खुद को एटीएस अधिकारी बताया और दावा किया कि उनका बैंक खाता आतंकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया गया है। गिरफ्तारी का डर दिखाकर उन्हें और उनकी बीमार पत्नी को लगातार वीडियो कॉल पर रखा गया। किसी से बात करने या घर से बाहर जानकारी साझा करने तक से मना कर दिया गया। उस कॉल पे कहा गया कि मैं एटीएस कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ, आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग और देशद्रोह का केस है आपके ऊपर, और जितना भी आपके पास मनी है वो सब पैसा आपको भेज करके हमारे पास ये लीगलाइजेशन कराना पड़ेगा। बताया कि अगर आप नहीं भेजोगे तो आपको सब परिवार उठा करके डिटेंशन सेंटर में डाल करके और 3rd डिग्री आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। भारत में कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। ऐसे में जान लीजिए क्या होता है डिजिटल अरेस्ट। ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी, एटीएस या कोर्ट का अधिकारी बताते हैं। फर्जी केस, मनी लॉन्ड्रिंग या गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं। वीडियो कॉल पर लगातार निगरानी रखकर मानसिक दबाव बनाते हैं। बैंक खाते की जांच के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। भारत में कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। डर और मानसिक दबाव का फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने प्रोफेसर से अलग अलग बैंक खातों में एसबीआई और यूपीआई के जरिए कुल 82,53,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। जब ठगों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया तब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। पीड़ित ने पटना साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच में पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि ऐसी किसी भी धमकी भरे कॉल पर भरोसा न करें।
उसके बाद वीडियो कॉल पे लगातार इनको कई तरह की धमकियां दी जा रही थी और इस तरह की भी धमकियां दी जा रही थी कि घर में या किसी भी व्यक्ति जान पहचान परिचित से किसी भी व्यक्ति से ये सूचना नहीं शेयर करें कि आपके ऊपर देशद्रोह का मामला है और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरह से डरा धमका करके उन अपराधियों द्वारा इन आवेदक से करीब 82,53,000 रुपया की ठगी कर ली गई थी। हम आम लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर आपके पास किसी भी तरह का फ़ोन करके कोई व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, आपके ऊपर केस है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अब ऐसे कॉल अगर आए तो क्या करें? घबराएं नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में पैसे ट्रांसफर ना करें। ओटीपी, बैंक डिटेल या स्क्रीन शेयर न करें। 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत शिकायत करें। cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नजदीकी साइबर थाना या पुलिस से तुरंत संपर्क करें। सिर्फ एक फोन कॉल, 13 दिनों का मानसिक उत्पीड़न और 82,53,000 रुपए की ठगी। पटना की इस घटना ने हर मोबाइल यूजर के लिए एक बड़ी चेतावनी दी है। अगर कोई खुद को सरकारी अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट की बात करता है या पैसे ट्रांसफर करने को कहता है तो समझ जाइए ये साइबर ठगी हो सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। खबर अब आपको पटना से बताते हैं, जहां कोतवाली थाने में अगवा युवक की खोज की मांग को लेकर के लोगों ने जमकर हंगामा किया। लापता युवक का नाम बंटी है, जो कि न्यू करबिघैया कब्रिस्तान गली का रहने वाला बताया जा रहा है। बंटी सोमवार रात अपने परिवार के सदस्यों को स्टेशन छोड़ने के लिए गया हुआ था और वहां से जब उसने परिवार को 1 घंटे के बाद फोन किया तो ट्रेन लेट होने की बात कहते हुए बात बंद कर दी गई थी। इसके बाद उससे कोई बातचीत नहीं हुई और पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कि 7 से 8 लोग पीटते हुए बंधक बनाकर ले जाते दिख रहे हैं। मंगलवार देर रात 1 बजे की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस अगवा युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई है। 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जमशेदपुर से इस वक्त एक खबर मिल रही है। हिमांशु हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। विश्वनाथ मंडल और राहुल दुबे फरार बताया जा रहा है। मानगो की डिप्टी मेयर राहुल कश्यप की पत्नी का भाई राहुल दुबे फरार है। पुलिस लगातार दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। मानगो के डिप्टी मेयर राहुल कश्यप के परिवार के लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल पर पुलिस ने 2 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है और अभी तक पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के डीडी बार के बाहर हिमांशु की हत्या की गई थी और पुलिस के सामने हिमांशु की हत्या कर दी गई थी और पुलिस के सामने ही हिमांशु वहां पर तड़पता रहा था, लेकिन हिमांशु को सही समय पर अस्पताल भी पुलिस नहीं पहुंचा सकी थी, जिसके कारण हिमांशु की वहीं पर दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद इलाके में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया और आपको बताते चलें कि परिजनों ने यहां पर आरोप लगाए हैं पुलिस पर भी। पुलिस की मिलीभगत पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं। हालांकि जो मुख्य आरोपी है विश्वनाथ मंडल अभी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और पुलिस कस्टडी में हिमांशु की हत्या पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बिहार में राजस्व बढ़ाने के मकसद से नई टोल टैक्स नीति लागू कर दी गई है। इसमें दूरी के हिसाब से कमर्शियल गाड़ियों से टैक्स वसूली होगी और शुरुआत में निजी गाड़ियों से भी टैक्स वसूलने पर भ्रम की स्थिति थी, लेकिन आगे ये साफ हो गया। सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि निजी गाड़ियों से किसी तरह का टैक्स नहीं वसूला जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार सरकार ने अपने तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा। बिहार में नई टोल टैक्स नीति लागू कर दी गई है। माना जा रहा है कि अब राज्य में सड़क और पुल पर चलना महंगा हो सकता है। हालांकि नई नीति में निजी गाड़ियों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। नई नीति के तहत स्टेट हाईवे, बाईपास और पुल पर अलग अलग टैक्स वसूले जाएंगे। एक नजर डालते हैं नई टोल टैक्स नीति पर।
बिहार में नई टोल टैक्स नीति लागू, गाड़ियों से दूरी के हिसाब से टैक्स, निजी गाड़ियों को टोल टैक्स में छूट, राज्य की सीमा में निजी गाड़ियों को छूट मिलेगी। हल्के मोटर गाड़ियों के लिए ₹1.25 प्रति किलोमीटर का चार्ज होगा। भारी गाड़ियों से ₹6.65 प्रति किलोमीटर लिया जाएगा। बड़े मल्टी एक्सल गाड़ियों से ₹8.10 प्रति किलोमीटर वसूला जाएगा। कृषि ट्रैक्टर को टोल से मुक्त रखा गया है। आखिर टोल टैक्स की नई नीति की जरूरत क्यों पड़ी, जानिए खुद पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र की जुबानी। नैरेटिव सेट विरोधी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? सरकार को तो अपना जो काम करना है वो काम के एवज में वो टैक्स भले कह सकते हैं, लेकिन हम सड़कें मेंटेन कैसे करेंगे, आगे सड़कें कैसे बनाएंगे, तो पॉलिसी तो निर्धारण करना पड़ेगा ना। कांग्रेस ने बिहार में नई टोल टैक्स नीति पर सवाल उठाए। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि इस तरह से जगह जगह टोल टैक्स लगाने से बिहार में सामान महंगी हो जाएगी, जो ठीक नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम ने फैसले का बचाव करते हुए जनता की राय देखने के बाद अंतिम निर्णय लेने की बात कही है। अगर हम इस प्रकार के टैक्स देंगे तो बिहार में जो खाद्य सामग्री है, अन्न सामग्री है, उनका भी दाम बढ़ जाएगा। चूंकि जो मालवाहक वाहन है, तिपहिया मालवाहक वाहन है, उन सब पे टोल टैक्स बढ़ेगा। सवाल है कि कहीं पर भी टैक्स लगता है तो जनता को पड़ता है, लेकिन बिना टैक्स के भी सरकार का काम नहीं करता है। नई टोल टैक्स में बढ़ी दरों पर जब सियासत गरमाती दिखी तो भ्रम की स्थिति को साफ करने का जिम्मा उठाया खुद सीएम सम्राट चौधरी ने। अररिया की सभा में सीएम ने साफ कहा कि निजी गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टेट हाईवे, बड़े पुल या अंडरपास से गुजरने वाली सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर टैक्स लगेगा। कुछ लोग ये प्रचार करने में लगे हैं कि टोल टैक्स लगाने का काम किया जाएगा, टोल टैक्स तो कमर्शियल व्हीकल को लगना ही चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं उनको जरूर हमारी सरकार रिलैक्स देने का काम करेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टोल टैक्स पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत सरकार के मानक है। बिहार सरकार ने अपने तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी होगी उससे ही टैक्स लेने का काम किया जाएगा। नई टोल टैक्स नीति पर जारी भ्रम की स्थिति को सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है। निजी गाड़ियों से कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा और कमर्शियल गाड़ियों से टैक्स वसूलने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इससे ट्रक और बस का भाड़ा बढ़ सकता है, लेकिन सरकार जनता के हित में बिजली बिल की तरह इसमें छूट देने का कदम भी उठा सकती है, जिसका जनता को इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर के लोग कई दिनों से मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे थे और कल वही बारिश आफत बनकर बरसी। महज कुछ घंटों की तेज बारिश ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की रफ्तार थाम दी। सड़कें पानी में डूब गई, जगह जगह लंबा जाम लग गया, स्कूल बसें फंस गई, दफ्तर जाने वाले लोग भी घंटों सड़कों पर ही अटके रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बारिश अचानक हुई हो। मौसम विभाग ने पहले से ही बारिश का अलर्ट भी जारी किया था। सीजन की पहली जोरदार बारिश ने दिल्ली एनसीआर के इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। नोएडा में गलियां जलमग्न हो गई, दुकानों और घरों में पानी भर गया, रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। घंटों तक लोग उसी जाम में फंसे हुए दिखाई दिए। चलिए बात अब गुजरात की कर लेते हैं। तो गुजरात के अलग अलग इलाके में इस वक्त जल तांडव मचा हुआ है। नवसारी में लगातार बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर सैलाब आ गया, जिसके चलते एक यात्री बस बीच रास्ते में फंस गए। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने बस सवार 50 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर उन्हें पहुंचाया। तो देखिए, नवसारी में नेशनल हाईवे पर सैलाब बन गया और उसमें बस फंस गई है। बीच रास्ते में ये बस फंसी, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 50 से ज्यादा यात्रियों को बचा लिया गया है, रेस्क्यू किया गया। जो जानकारी सामने आ रही है वो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से वहां पर टीम पहुंची और लोगों को बचाया गया।
सूरत में ही बाढ़ जैसे हालात के बाद 37 छात्र स्कूल में ही फंस गए। छात्रों के परिजनों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी, जिसके बाद स्कूल के सभी छात्रों और 12 स्टाफ कर्मचारियों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश के बाद क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पर जल तांडव देखने को मिला है। लोग यहाँ पर जलकुंभी बने हुए नजर आए। 37 छात्र स्कूल में ही फंस गए। इसके बाद परिजनों ने प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी और प्रशासन ने बच्चों का सफल रेस्क्यू किया। अब आपको महाराष्ट्र लेकर के चलते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव से बेहद ही डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गहरे पानी में डूबने से 3 लड़कों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब तीनों लड़के खदान के पास सेल्फी ले रहे थे और इस बीच एक बच्चे खदान में डूबने लगा। बाकी दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो गहरे पानी में डूबते चले गए। कर्नाटक से भी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। कोडागू में मल्लाली फॉल्स पर उफान के चलते कई छात्र बीच में ही फंस गए। पानी का बहाव तेज होने के चलते सभी एक चट्टान पर चढ़ गए। छात्रों के फंसने से यहां पर इसके बाद लोगों ने स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी। इसके बाद आपदा प्रबंधन की टीम ने सभी का रेस्क्यू किया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद डरा देने वाली ये तस्वीर है। तो ऐसे समय में आपको कोशिश यही करना चाहिए, ऐसी जगहों पर, खतरनाक जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए। ये नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन ये जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। चलिए अब आपको बिहार के खगड़िया लेकर चलते हैं। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर दिखा है, जहां चौथम प्रखंड के शिशवा गांव में कोसी नदी से हो रहे भीषण कटाव के बाद डीएम ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान डीएम ने कटाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू करने का निर्देश दिया और इसके बाद कटाव निरोधक कार्य भी शुरू कर दिया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर तैनात कर दी गई है। डीएम ने यह कहा है कि स्थायी समाधान के लिए विभाग को पत्र लिखा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि शिशवा गांव में मेंकोसी नदी से हो रहे कटाव से 150 परिवार दहशत के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। कटाव का तेजी से नदी के द्वारा जो कटाव हो रहा था उसको रोकने के लिए बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अभियंता है यहाँ पे, इन्होंने कार्य शुरू कर दिया है। अतिपाव के माध्यम से भी उसका और जो स्लोप काट के कार्य होता है कटाव की गति कम करने का और उसके बाद कटाव को रोकने का, वो कार्य युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। स्थानीयों का सहयोग लिया जा रहा है इस कार्य में और एसडीआरएफ का एक टीम है वो भी यहाँ पे परमानेंट डिप्यूट कर लिया गया है। सो प्रशासन युद्ध स्तर पे इस पर लगा हुआ है और इसके बाद इसका स्थायी समस्या का निदान के लिए भी मुख्यालय को बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को सूचित कर दिया गया। केरलम के वायनाड में तबाही वाले सैलाब के बीच मुश्किल से बची जिंदगी खौफनाक वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। भारी बारिश के चलते कल्लाडी टनल निर्माण स्थल पर खुदाई के दौरान जमा मलबा खिसक कर नीचे आ गया, जिसके बाद यह खौफनाक घटना सामने आई। ये देखिए, भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, मलबे ने मचाई भारी तबाही। रूह कपा देने वाला ये मंजर केरलम के वायनाड से आया है। मौत दस्तक दे चुकी थी, सैलाब आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ सेकंड और हर तरफ सिर्फ चीख पुकार। धरती कांपी और लैंडस्लाइड के बाद मलबा अपने दायरे को पार करते हुए बढ़ा। वहां पर मौजूद हर शख्स की सांसें मानो थम सी गईं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बस दौड़ा जा रहा था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि सैलाब किसी को जिंदा छोड़ेगा। पानी, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर बहते हुए आए। मलबे की दिशा में बढ़कर एक शख्स जोर से चिल्लाता है, लोगों से भागने को कहता है। रास्ते में जो भी आया सैलाब उसे रौंदता चला गया। गाड़ियों को खिलौनों की तरह उड़ा दिया। पेड़ भी उखड़ गए। सड़कें कुछ ही पलों में मलबे के ढेर में बदल गईं। एक शख्स छतरी के साथ भाग रहा था, वहीं एक महिला और उसका पति भी दौड़ रहा था। भारी भरकम टैंकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। सैलाब की चपेट में आकर टैंकर भी अपनी जगह से दूर हटने लगा। अगर टैंकर लोगों से टकराता तो अनहोनी होना तय था। सिर पर मौत मंडराने के बावजूद
इन तस्वीरों ने ध्यान खींच लिया। जो शख्स अपनी पत्नी के साथ दौड़ रहा था, उसने मुसीबत में भी अपनी पत्नी का हाथ नहीं छोड़ा। तभी चमत्कार जैसा कुछ हुआ। दोनों की किस्मत का साथ मिला, जिससे दोनों काल के मुंह से बाहर निकल आए। जीप से टकराने के बाद टैंकर रुक गया। वो शख्स उठता है और अपनी पत्नी को खींचकर वहां से ले आया। वहीं छतरी के साथ भाग रहे युवक की जान भी बच गई। वो भी टैंकर की चपेट में आने से बच गया। लैंडस्लाइड की इस घटना में जानें भी गई हैं। 5 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू किए गए कई लोग घायल हैं। दरअसल भारी बारिश के चलते कल्लाड़ी टनल निर्माण स्थल पर खुदाई के दौरान जमा मलबा खिसक कर नीचे आया, जिसके बाद ये खौफनाक घटना सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।